अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। स्टूडेंट्स 1913 में नील्स बोहर ने मॉडल पेश किया जिसे हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। उसने हाइड्रोजन एटम को एज अ सैंपल यूज़ किया। इस मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास रास्ते में रिवॉल्व करते हैं। उसको उसने किसका नाम दिया? ऑर्बिट्स या शेल्स का नाम दिया। आप लोग देख सकते हैं दरमियान में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट जिन्हें हम शेल भी कहते हैं मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं और उनकी एनर्जी भी स्पेसिफिक होती है। न्यूक्लियस के गिर्द जो ऑर्बिट होता है वो न्यूक्लियस से करीब होने की वजह से उसकी जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। जो न्यूक्लियस से फासले पर है एन शेल जिसे बोलते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट्स के दरमियान में जगह ऑक्युपाई नहीं करते, वो किसी ख़ास ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर मैं एनर्जी ऑर्डर की बात करूं तो हमारे पास जो E4 है उसकी एनर्जी ग्रेटर होती है E3 से, E3 की ग्रेटर होती है E2 से और E2 की ग्रेटर। देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं, उनकी n वैल्यू और सब शेल गिवन है। K के लिए n वैल्यू क्या होती है? 1 होती है और इसके सब शेल सिर्फ क्या है? ओनली S होता है। और L के लिए n की वैल्यू 2 होती है, सब शेल S और P होते हैं। M के लिए n वैल्यू 3 होती है और सब शेल S और P, इसके अलावा D भी होता है। n के लिए 4, सब शेल S, P, D और F होते हैं। ये K, L, M और N हमारे पास क्या है? शेल हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो हम इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड जो लोकेशन होती है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते 100% कि अब न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हम कंसेप्ट देखते हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स्ट्रा शेल्स। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला कौन सा है? 2n की 2। तो फर्स्टली हमारे पास K शेल होता है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर हम इसको पुट करें फार्मूले के अंदर तो n की जगह पे आप लोग 1 पुट करोगे, इसका स्क्वायर लेंगे 1 का तो हमारे पास 1 ही जवाब आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब 2 आएगा। इसके अलावा L शेल है, ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। फार्मूले के अंदर अगर हम इसको पुट करें 2n की 2 के अंदर तो 2 इंटू n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा। 2 इंटू 4 करेंगे, 4 2 का 8 लिखेंगे। इसके बाद आता है m शेल। तो m शेल में n वैल्यू क्या होती है? 3 होती है। फार्मूले के अंदर पुट करेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। इसके बाद होता है हमारे पास n शेल। तो n शेल में n की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। फार्मूले में हम पुट करेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 आएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। इसके बाद हमारे पास होता है जो S शेल है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14। फिलिंग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। तो हम देखते हैं, तो इस तरह से आप लोग भी समझ लें। हमारे पास टोटली 6 हैं, 1s, 2s, 3s, 4s एंड 5s। हमें पता है S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने फिल कर दिए। इसके बाद आप लोग लिखेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखेंगे। इसके साथ P लिख देंगे। P में मोस्टली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके बाद आपने 3p6 से स्टार्ट करना है, 3, 4, 5, 6 लिख देना है। तो इसके साथ D अटैच कर देना है। तो D में मोस्टली 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद 4 से स्टार्ट कर लेना है आप लोगों ने, 4,
5 6, तो F में 14 आते हैं, आपने पुट कर देना है। स्टूडेंट्स, इसमें हम सीखेंगे फिलिंग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, फिर इसके बाद 2s2 में जाएगा। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर इसके बाद 3p6, फिर 4s2 में जाएगा 3d10 4p6 5s2, फिर जाएगा 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 एंड 6p6, फिर जाएगा 5f14, फिर 6d10 और लास्ट में जाएगा 6f14।